हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। आज हिस्ट्री पढ़ते हैं। एंशिएंट इंडिया तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, मेडिवल इंडिया को फ़िलहाल स्किप करता हूँ, पहले मॉडर्न पे आता हूँ। मेडिवल इंडिया बाद में कर लेंगे, मॉडर्न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो आज मॉडर्न इंडिया करते हैं। तो राइट फ्रॉम द कमिंग ऑफ यूरोपियंस टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लेट अस स्टडी। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मॉडर्न इंडिया हम पढ़ रहे हैं आज। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज 1600 से बैटल ऑफ प्लासी तक, ठीक है। तो देखिए 1453 में टर्किश एक्सपेंशन हुआ है। टर्की एक वेस्टर्न मोस्ट एशियन नेशन है। टर्की एक वेस्टर्न मोस्ट एशियन नेशन है। टर्की के बाद यूरोप शुरू हो जाता है। एंशिएंट समय से लैंड रूट से व्यापार होता आ रहा था। अलेक्जेंडर केम टू इंडिया थ्रू लैंड रूट्स और ये व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। गुप्ता पीरियड के समय हूणों के आक्रमण से ये व्यापार थोड़ा सा ख़त्म हुआ था, रुक गया था, लेकिन फिर रिज्यूम हो गया था और बाकायदा चल रहा था। ओशनिक ट्रेड अभी नहीं होता है। टर्किश एक्सपेंशन जब हुआ है, टर्की ने जब एक्सपेंड किया है, तो टर्की ने इन लैंड रूट्स को ब्लॉक कर दिया है और ये व्यापार रुक गया है। और यूरोप के लिए ये व्यापार बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूरोप इस पर ही डिपेंड करता है। तो ये प्रॉब्लम है किसके लिए? यूरोप के लिए प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये लैंड रूट्स हैं, ये ब्लॉक्ड हैं और ये इंडिया, यहाँ से व्यापार होता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पुर्तगाल एंड स्पेन। अब यूरोप की नेसेसिटी है तो यूरोप ऑल्टरनेटिव रूट्स खोजेगा, तो उस पर काम चल रहा है। ये काम संभव हो पाएगा बिकॉज ऑफ सर्टेन डेवलपमेंट्स इन यूरोप। देयर हैज टेकन प्लेस रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जागरण। द वर्ड रेनेसां मीन्स रीबर्थ, पुनर्जागरण। रीबर्थ का मतलब विचारों में पुनर्जन्म, रीबर्थ, जिससे आदमी थोड़ा सा इरेशनलिटी की तरफ नहीं जाएगा, रैशनल होने लगेगा और लॉजिकल बात सोचेगा और नए विचारों की तरफ बढ़ेगा। सेंस ऑफ इंक्वायरी डेवलप होगी, थोड़ा सा नए विचारों की तरफ बढ़ेगा, रूढ़िवादिता कम होगी और वो थोड़ा एडवेंचरसम होगा, एंटरप्राइजिंग होगा। तो रेनेसां इटली में हुआ था 14th से 16th सेंचुरी में। एक तो डेवलपमेंट ये हुआ है और एक रिफॉर्मेशन हुआ है जिसमें चर्च कैन नॉट डिक्टेट एवरीथिंग। चर्च रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो बाकी चीज़ों को डिक्टेशन नहीं दे सकता, जबकि देखा यह गया था कि चर्च डोमिनेट करता है। ये प्रॉब्लम हुआ करती थी। इसकी वजह से यूरोप में बहुत बड़ा चेंज आया है, थिंकिंग पैटर्न में चेंज आया है और कुछ इसी वजह से वर्ल्ड में डेवलपमेंट हुआ था साइंस का। इन्हीं दिनों डेवलपमेंट हुआ है साइंस का। कोपरनिकस, गैलीलियो वगैरह ये सब नई नई चीज़ें आने लगी हैं और इस साइंस की वजह से संभव हो गया है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बैकग्राउंड। लंबे समय में ये सब हुआ है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं और साइंस ने संभव किया है कि अब लोग एक्सप्लोरर बने, वेंचर करें सी में और नए नए रास्तों को खोजें, क्योंकि यूरोप की नीड है कि यूरोप हैज़ टू रीच ईस्टर्न वर्ल्ड, बिकॉज यूरोप की सप्लाईज ईस्टर्न वर्ल्ड के बिना पूरी नहीं होती हैं। तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, दुनिया को खोजने का प्लान बनाते हैं यूरोपियंस और मदद की है साइंस ने। मेडिनर्स कंपास आ गई है यूरोप में, चाइना में इजाद हो गई थी। साइंस ऑफ नेविगेशन है और कार्टोग्राफी, नक्शा पढ़ना, नक्शा बनाना, ये चीज़ें सर डेवलप होने लगी हैं और इनसे संभव हो पाया है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। ये डेवलपमेंट हुआ है। इस डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं। साइंस ने यह भी बताया है कि अगर वेस्टर्न, ईस्ट में तो जा नहीं सकते, लैंड रूट्स ब्लॉक्ड हैं। इफ़ वी सेल वेस्ट, eventually we will reach east because earth is round
अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। उससे पहले ये माना जाता था अर्थ फ्लैट है, इफ़ वी गो फार अवे फ्रॉम आवर कोस्टल एरियाज वी विल फॉल डाउन। ये सब चीज़ें ख़त्म होती हैं, अर्थ इज़ राउंड ये तय हो चुका है। इफ़ वी सेल वेस्ट वी विल रीच ईस्ट, अर्थ इज़ राउंड। इस लॉजिक पर कोलंबस स्टार्टेड नॉट इन सर्च ऑफ ओशन रूट टू अमेरिका बट इन सर्च ऑफ ओशन रूट टू इंडिया। तो कोलंबस ने 1492 में शुरू किया है एंड ही रीच्ड बहामास, वेस्ट इंडियन आइलैंड्स। बहामास पहुंचता है और कहता है यही इंडिया है, लेकिन वो इंडिया नहीं था। फिर वो रिपीट करता है अपनी इसको वॉयज को, फिर वहीं कहीं पहुंचता है। एक्सीडेंटली दे कुड डिस्कवर द ओशन रूट टू यूएसए। इस तरीके से उनको एक बहुत वास्ट मास ऑफ लैंड मिल जाता है, मोर रिसोर्सेज वाला यूएसए, और यूरोपनाइजेशन ऑफ अमेरिका शुरू हो जाता है। तो एक डेवलपमेंट ये होता है। तो ये समझ में आया कि वेस्टर्न दिशा में जाने से तो बात नहीं बनती है। पहले भी कोशिश हुई थी कि हम इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट से होते हुए केप ऑफ गुड होप को पार कर लें और ईस्टर्न वर्ल्ड पहुंच जाएं। ये कोशिश काफ़ी पहले हो भी चुकी है, लेकिन संभव नहीं हो पाई थी। बार्थोलोमू डायस ने कोशिश की थी 1487 में इसे क्रॉस करने की, ये नहीं हो पाई थी। लेकिन फाइनली इन द फॉर्म ऑफ कोलंबस, इन द फॉर्म ऑफ वास्को ड गामा। तो 1498 में एक पोर्चुगीज़ मर्चेंट वास्को ड गामा started from Portugal. He was a merchant and successfully he could reach कालीकट, खोजी खोड़, आज केरल में इसे कहते हैं खोजी खोड़। यहाँ पहुँचा है वास्को ड गामा केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए। केप ऑफ स्टॉर्म्स कहते थे पहले। तो इसको क्रॉस करते हुए इस ओशन रूट के ज़रिए वास्को ड गामा रीच्ड कालीकट, खोजी खोड़ पहुँचता है। एंड ही डिस्कवर्ड दिस ओशन रूट टू इंडिया। कालीकट वॉज रूल्ड बाई जमोरिन। कालीकट में जमोरिन रूल करता है। जमोरिन वहाँ का टाइटल है, जमोरिन किसी का नाम नहीं है। जैसे हैदराबाद के शासक निज़ाम कहलाते हैं, ऐसे ही कालीकट के शासक जमोरिन कहलाते थे। जमोरिन ने व्यापार की परमिशन दी है, जमोरिन को फ़ायदा है, उसे ड्यूटीज़ मिलेंगी और फ़ायदा भी होगा। इस तरीके से व्यापार शुरू हो जाता है और 60 गुना मुनाफा कमाया है वास्को ड गामा ने इस पूरे व्यापार पर। सारा आने जाने का खर्चा और सामान की खरीदारी के बाद 60 गुना मुनाफा इस व्यापार से हुआ है और यूरोप के लिए, और यहाँ से सामान जाकर यूरोप में वो उसे बेचने लगेंगे। वास्को ड गामा एक विजिट और करता है। इस तरीके से व्यापार डेवलप होने लगेगा। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट क्रॉस करते हुए अफ्रीका का वास्को ड गामा कुड रीच कालीकट। इस तरीके से दे कुड रीच कालीकट। व्यापार शुरू हो जाएगा। से 1500 से 1600 तक ये जितना भी व्यापार है ईस्टर्न वर्ल्ड से यूरोप की तरफ, ये पोर्चुगीज़ कंट्रोल में है, पुर्तगालियों के हाथ में है सारा का सारा व्यापार। 100 साल तक अरब सागर से लेकर, मतलब गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ से लेकर और स्ट्रेट ऑफ मलक्का, पर्शियन गल्फ से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ से लेकर और ये पर्शियन गल्फ, ये सारा का सारा पोर्चुगीज़ कंट्रोल में है। यहाँ कोई और यूरोपियन देश आसानी से वेंचर बिना पोर्चुगीज़ के नहीं कर सकता है। ये डेवलपमेंट कुछ होने लगेगा। ये कुछ डेवलपमेंट हुआ है। इसी दौरान भेजा गया है एक पोर्चुगीज़ गवर्नर अल्फोंसो अल्ब्यूकर्क। इससे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। इससे पहले पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
लेकिन 1509 में पहुंचा है अल्फांसो अल्ब्यूकर्क एंड अल्ब्यूकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर। बीजापुर के पास गोवा हुआ करता था। इनकी पहली कैपिटल तो कोची है, कोचीन, बाद में फिर गोवा ही कैपिटल बन जाएगी और 1961 तक गोवा विल बी द टेरिटरी ऑफ गोवा दमन एंड दीव विल द टेरिटरी ऑफ पोर्चुगीज। इस तरीके से पोर्चुगीज यहाँ पर साउथ इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल भी रखेंगे और व्यापारिक कंट्रोल तो उनका रहेगा ही रहेगा। इन दिनों यहाँ पर मुगलों का पेनिट्रेशन साउथ में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि पोर्चुगीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाए हैं, क्योंकि मुगलों का पेनिट्रेशन अभी साउथ में हो नहीं पाया है। तो यहाँ 100 साल तक उन्हीं का दबदबा रहेगा और इन पोर्चुगीज़ के ही ज़रिए कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ पपीता, in the form of cashew nut, in the form of tobacco, in the form of pineapple, in the form of red chili, in the form of you can say good number of things। pineapple है, red chili है, sweet potato है, शकरकंद है, बहुत सारी चीज़ें पुर्तगालियों के ज़रिए। अमेरिकन क्रॉप्स हैं, साउथ अमेरिकन क्रॉप्स हैं, यूरोपियन क्रॉप्स हैं। ये हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट कुछ पोर्चुगीज़ के ज़रिए भारत में होने लगेगा। 100 साल तक व्यापार ये चलेगा। उधर 1602 में एक डच कंपनी बनी है हॉलैंड की, और इंडिया में भी आएंगे, लेकिन ये ज़्यादा व्यापार करते हैं जावा, सुमात्रा, साउथ ईस्ट एशिया। तो ये दूसरा यूरोपियन नेशन है हॉलैंड, ये भी भारत में व्यापार करेंगे और साउथ ईस्ट एशिया से इनका व्यापार ज़्यादा होता है स्पाइसेस का, है ना, इसलिए जावा, सुमात्रा को स्पाइस आइलैंड्स भी कहते हैं। तो ये मसाले वहाँ से लाया करते थे भारत, और भारत से टेक्सटाइल खरीदते थे और यूरोप ले जाया करते थे। मसाले यहाँ हुआ करते हैं। तो इस तरीके से डच कंपनी सेकंड कंपनी थी जिसने भारत में व्यापार किया। 1600 में एक कंपनी बनी है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1608 में ये भारत आ जाएंगे। अभी डिस्कस करते हैं। (1616) में एक डेनिश कंपनी भी है। डेनिश कंपनी आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर जान लीजिए एक डेनमार्क से भी कंपनी आई थी। और 1664 में आखिरी यूरोपियन कंपनी थी फ्रेंच कंपनी। देयर वॉज फ्रेंच कंपनी। दिस वे बहुत सारे यूरोपियन देश भारत में आने लगे हैं और ये सबके साथ भारत से व्यापार करना चाहते हैं। ईस्टर्न वर्ल्ड वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरोप, उसके बिना यूरोप नहीं चल सकता था। तो ये सारे इस फॉर्म में पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, PDF ऐसे याद रखेंगे। बीच में डेनिश आ जाएगा तो 1616 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जो इंग्लिश कंपनी है ये इस पीरियड के दौरान इनको हराएगी, इनको खरीद लेगी, और साथ साथ जो इंडियन स्टेट्स भी हैं उनको भी हराएगी। और दिस वे दे कुड कैप्चर the trade, they could capture every aspect of India including political system and trade also by Battle of Plassey। तो अब फोकस करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ईस्ट इंडिया कंपनी, द फोकस इज ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कंपनी obtained charter from Elizabeth I
क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ वन, उससे इनको एक चार्टर मिल जाता है, सॉर्ट ऑफ लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर में लिखा हुआ है कि आने वाले 15 सालों तक इंग्लैंड से कोई और व्यापारी या और कंपनी भारत में व्यापार करने, ईस्टर्न दिशा में व्यापार करने नहीं जाएगी। मतलब बियॉन्ड केप ऑफ गुड होप कोई भी कंपनी या व्यापारी ईस्टर्न दिशा में नहीं जाएगा, ये बोल दिया गया है। मतलब कंपनी के पास मोनोपोलिस्टिक राइट्स आ गए हैं टू ट्रेड इन द ईस्ट। इसी का इस्तेमाल करते हुए 1608 में कंपनी ने भेजा है कैप्टन हॉकिंस को, और वो आगरा आया है इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। Which king of England was which king was ruling in India when Elizabeth I issued charter to company? It was अकबर। तो कंपनी किसके समय फॉर्म हुई थी? अकबर के समय फॉर्म हुई थी। अब बाद में फिर जहांगीर आ जाएगा, तो एक्चुअल एडवेंट हुआ है जहांगीर के समय में। कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक अधिकार मांगने के लिए। जैसे पोर्चुगीज़ को अधिकार दिए हैं, हमको भी भारत में व्यापार के अधिकार चाहिए हैं। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में आएगा। डिसिसिवली कोई इनको नहीं अधिकार मिल पाएंगे, लेकिन ये शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती है। 1609 में इंग्लैंड का राजा है एलिजाबेथ वन के बाद जेम्स वन। जेम्स वन ने चार्टर को इंडेफिनिट कर दिया है। उसने इस 15 साल की अवधि को बढ़ा दिया है। परपीचुटी में हमेशा के लिए लाइसेंस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। और 1612 में, अब देखिए 1612 में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये व्यापार के लिए लड़ाइयाँ लड़ने लगेगी, और सूरत के पास होती है बैटल ऑफ स्वाली बिटवीन इंग्लिश एंड पोर्चुगीज़। पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच में ये जो 1612 में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ स्वाली नियर सूरत, सूरत के पास जो कोस्टल बैटल एरिया है, नेवल बैटल हुई है। ये सारी कंपनियां नेवल पावर हैं, इसे कहते हैं बैटल ऑफ स्वाली, जिसमें इंग्लिश डिफीटेड पोर्चुगीज़ एंड दिस वाज द एंड ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया। अब पुर्तगालियों का भारत पे, साउथ इंडिया पे कोई व्यापारिक कंट्रोल धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा और पॉलिटिकल कंट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा। एंड सूरत ग्रेजुअली बिकेम देयर फर्स्ट फैक्ट्री। वैसे 1611 में इंग्लिश कंपनी मसूलीपट्टनम में, मद्रास के ऊपर, चेन्नई के ऊपर मसूलीपट्टनम में व्यापार शुरू कर चुकी है, लेकिन फिर भी पहली फैक्ट्री मानी जाती है सूरत। सो इंग्लिश ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर होता है डिपो, गोडाउन, जहाँ फैक्टर्स रहते हैं। और फैक्टर्स कौन हैं? जो कंपनी में काम करते हैं उन्हें कहते हैं फैक्टर्स। और जहाँ फैक्टर्स रहते थे, सामान इकट्ठा करते हैं इंग्लैंड ले जाने के लिए, उन गोडाउंस को, डिपोज को कहा गया था फैक्ट्री। इस तरीके से वर्ड आया है फैक्ट्री। तो पहली फैक्ट्री मतलब यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, ये गोडाउन है। तो पहला उनका जो सेटअप था वो कहलाता था सूरत। 1613 में सूरत एक्चुअल काम करने लगता है। दिस वे पोर्चुगीज ऑलमोस्ट वर ओवर एंड इंग्लिश टुक ओवर, और साउथ में व्यापार वो कंट्रोल करने लगे हैं 1612-13 में। ये डेवलपमेंट होता है। मीनवाइल Meanwhile, 1615 में यहाँ आ जाता है थॉमस रो, एम्बेसडर। जेम्स वन का एम्बेसडर है थॉमस रो। किसने भेजा है? जेम्स वन ने भेजा है। कैप्टन हॉकिंस को जेम्स वन ने नहीं भेजा था। So the British ambassador who came to India for having this rights of trade in India was Thomas Roe. Thomas Roe जहांगीर के दरबार में आएगा, 3 साल रहेगा and obtained permissions। और थॉमस रो के ज़रिए बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे।
भारत में व्यापार करने के। इस तरीके से और फैक्ट्रियां खुलती चली जाएंगी। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, इस तरीके से फैक्ट्रियां बननी शुरू हो जाएंगी। आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, ये 4 फैक्ट्रियां और खुल जाएंगी। 1619 तक परमिशन दिलवा गया है थॉमस रो। सो थॉमस रो वॉज एम्बेसडर ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, नॉट कैप्टन हॉकिंस। 4 फैक्ट्रियां और खुल जाएंगी और व्यापार और बढ़ने लगेगा। 1639 में कंपनी ऑब्टेन्ड मद्रास। गोलकुंडा एक स्टेट हुआ करती थी, गोलकुंडा में ये जगह होती है मद्रास। मद्रास ले लेंगे और यहाँ पर फैक्ट्री शुरू हो जाएगी और इसका नाम पड़ेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसका नाम पड़ेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। इस तरीके से 1639 में दे ऑब्टेन्ड मद्रास इन साउथ में पहला इंपॉर्टेंट जो उनका मसूलीपट्टनम तो छोटा मोटा व्यापार था, साउथ में जो उनका पहला बड़ा व्यापार होगा वो होगा मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसका नाम रखा जाएगा। यहीं पर आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शुरू करेगी। तो भारत के किस शहर में सबसे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आई थी? मद्रास में। कहाँ? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा मद्रास में। द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज स्टार्टेड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी इन द सिटी ऑफ मद्रास लेटर ऑन। अभी नहीं, आगे शुरू होगी। मद्रास काफ़ी पहले शुरू हो गया था, जिसे चेन्नई कह देते हैं आप। इस तरीके से साउथ में इनका एक सेटअप बन जाएगा कॉल्ड मद्रास। 1639। 1651 बंगाल में इन्होंने हुगली में अपनी फैक्ट्री शुरू की है। इनका सेंटर बन गया है हुगली, बंगाल में। 1668 में दे ऑब्टेन्ड बॉम्बे, यहाँ फैक्ट्री खुल जाएगी बॉम्बे में 1668 में। अब तक बॉम्बे पोर्चुगीज़ के पास है, लेकिन पोर्चुगीज़ किंग और इंग्लैंड के किंग के बीच में एक संधि हुई है और उस संधि के तहत बॉम्बे वॉज गिवन टू चार्ल्स वन। इंग्लैंड का राजा है चार्ल्स वन, एंड चार्ल्स वन हैंडेड ओवर टू बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस वे दे स्टार्टेड ए फैक्ट्री एट बॉम्बे। तो साउथ में मद्रास हेडक्वार्टर बन गया है, वेस्टर्न कोस्ट पे बॉम्बे बन गया है। धीरे धीरे सूरत पीछे रह जाएगा और सारा सिस्टम ट्रांसफ़र हो जाएगा बॉम्बे में। वेस्टर्न कोस्ट पे हेडक्वार्टर बॉम्बे है, साउथ में मद्रास होने लगता है। ये डेवलपमेंट होता जा रहा है। 1690 में बंगाल में फोकस हुआ एंड कंपनी ऑब्टेन्ड ए विलेज कॉल्ड सुतनुती। बंगाल में एक उनको जगह मिली है सुतनुती। सुतनुती में व्यापार किया है उन्होंने, यहाँ पर फैक्ट्री खोली है सुतनुती में। और फैक्ट्री खोलने वाले व्यक्ति का नाम है जॉब चार्नोक। क्यों बता रहा हूँ जॉब चार्नोक? अभी बताता हूँ। 1690 में उनको बंगाल में सुतनुती नाम का गांव मिला है, वहाँ पर इन्होंने अपना डिपो शुरू किया है, फैक्ट्री शुरू की है 1690 में। व्यापार इनका इम्पॉर्टेंट है, व्यापार बढ़ता जा रहा है। अब इस व्यापार को और एक्सपेंड करने के लिए इनको स्पेशल अधिकार चाहिए हैं, इसलिए कंपनी मांगती है औरंगजेब से एक ऑर्डर, रॉयल ऑर्डर कॉल्ड फरमान। 1691 में औरंगजेब ने कंपनी को दिया है औरंगजेब का फरमान, जिससे कंपनी को मिल गया है भारत में ड्यूटी फ्री ट्रेड का अधिकार। कंपनी इंग्लैंड से कह रही है, औरंगजेब से कह रही है कि जब हम भारत में व्यापार के लिए सामान का आवागमन करते हैं तो हमको टोल चौकियों पर दिक्कत होती है, तो हम आपको पूरा पैसा इकट्ठा देने के लिए तैयार हैं, हमको टोल चौकियों पर रोका ना जाए, ये बोला गया है। औरंगजेब ने, चूँकि ये एक व्यापार भारत के लिए बहुत यूज़फुल था, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में था। औरंगजेब और शाहजहाँ के समय भारत वर्ल्ड ट्रेड में 25% शेयर रखता था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर दिया है, ठीक है हम आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड देते हैं, मतलब टोल चौकी पे आपको रोका नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है फ्री है व्यापार, आपको ड्यूटीज़ तो
देनी पड़ेंगी, लेकिन टोल चौकियों पे आपको रोका नहीं जाएगा। तो पहला विशेष अधिकार तो इनको 1691 में औरंगजेब का फरमान मिल जाता है, भारत के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था। आगे चलकर 1698 के आसपास कंपनी ऑब्टेन्ड गोविंदपुर एंड कालीकाता नियर सुतनुती। इस गांव से, क्योंकि जब ये औरंगजेब का फरमान मिल गया तो आवागमन बढ़ने लगा, आसान हो गया, इस तरीके से व्यापार बढ़ने लगा है, तो इन्होंने और एरिया मांगना शुरू किया और सुतनुती से लगे हुए 2 गांव इनको और दे दिए गए हैं, गोविंदपुर एंड कालीकाता। और ये पूरा क्लस्टर 3 गांवों का 1700 में बन जाएगा द सिटी ऑफ कैलकाटा। 1700 में ये तीनों गांव मिलके बन जाएंगे सिटी ऑफ कैलकाटा, कालीकाता, कैलकाटा। तो कैलकाटा वॉज फाउंडेड बाय हुम? जॉब चार्नोक, यही इनकी कैपिटल हो जाएगी। कलकत्ता कंप्राइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग 3 विलेजेस? गोविंदपुर, कालीकाता एंड सुतनुती। शुरुआत कहाँ से हुई थी? सुतनुती नाम से गांव से शुरू हुई थी। इस तरीके से ऊपर कैलकाटा, इधर मद्रास, इधर दिस। तो ये 3 जो फैक्ट्रियां हैं या 3 शहर की श्रृंखला में बने थे। सबसे पहले मद्रास बना, फिर बना बॉम्बे और फिर बना कैलकाटा। शहर क्यों विकसित होते हैं? शहर व्यापार से विकसित होते हैं, अर्बन एरियाज व्यापार से विकसित होते हैं। इस तरीके से व्यापार से ही डेवलप हुए भारत के ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। एंड कैलकाटा विल रिमेन देयर हेडक्वार्टर और कैपिटल फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दिस वे कैलकाटा केम इन टू बींग, और अब तक 1700 तक इनका व्यापार काफ़ी आगे बढ़ चुका है। लगभग 100 साल व्यापार को हो चुके हैं और इनके पास 3 पॉकेट्स भी हैं। उधर बंगाल है, इधर मद्रास है, इधर बॉम्बे है। मतलब काफ़ी हिस्सा इनके व्यापार के तहत आ चुका है। ये सब होने लगेगा। व्यापार बढ़ता जा रहा है। बंगाल, तो कलकत्ता डेवलप हो चुका है। बंगाल में डेवलपमेंट होगा, बट उससे पहले समझ लीजिए 1717 में मुगल एम्परर है फर्रुखसियार, है ना। औरंगजेब का 1707 में डेथ हो गई थी। औरंगजेब के बाद लिटिल मुगल्स रूल कर रहे हैं। उन्हीं में एक एम्परर है औरंगजेब के बाद चौथा, नाम है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने फरमान दिया है और कंपनी को मिला है ड्यूटी फ्री ट्रेड बोथ इन बॉम्बे एज वेल एज मद्रास। औरंगजेब से सिर्फ बंगाल के लिए मिला था ड्यूटी फ्री ट्रेड, लेकिन यहाँ पर बॉम्बे और मद्रास के लिए भी मिला है। अब मतलब 3 जो इनकी पॉकेट्स हैं सभी जगह मिल गया है इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड। फर्रुखसियार का फरमान, इस फरमान को कहते हैं, ये तो इनको ऐसे मिला जैसे मिल गया है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा फॉर ट्रेड। मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र था जो इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने 1215 में जारी किया था। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन किसी भी ऐसे आदेश पत्र को मैग्ना कार्टा कह देंगे जिससे किसी को विशेष अधिकार मिले। तो हिस्टोरियंस लिखते हैं 1717 का फरमान तो इंग्लैंड को, इंग्लिश कंपनी को ऐसे मिला जैसे मिल गया हो क्या? मैग्ना कार्टा, क्योंकि इससे इनके पूरे भारत में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिल जाएगा। तो मैग्ना कार्टा साबित होता है ये। अब ये होता कैसे है देखिए, समझ लीजिए। बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड है ये जो ड्यूटी फ्री ट्रेड है इसके लिए दस्तक पासेस कंपनी जारी कर सकती है। भारत के एम्परर ने बोला है कि आप दस्तक पासेस जारी करिए। जब भी कोई सामान लेके चलेगा तो टोल पे उसे रोका ज़रूर जाएगा, लेकिन अगर आप दस्तक पासेस दिखाएंगे तो इसका मतलब आप
एक मुश्त पैसा दे चुके हैं भारत सरकार को, इसलिए आपको टोल पे रोका नहीं जाएगा। लेकिन दस्तक पासेस फॉलो करिएगा, दस्तक आपके पास नहीं होंगे तो आपको टोल देना पड़ेगा। तो कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड को चलाती है दस्तक पासेस जारी करके, दस्तक दिखाने पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये सिस्टम चलने लगा है। अब इसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी बंगाल में। तो बंगाल में आ जाते हैं। 1740 से 1756 तक अली वर्दी खान है बंगाल का गवर्नर। इससे पहले मुर्शीद कुली खान है जिसने बंगाल को इंडिपेंडेंट किया था, मुर्शीद कुली खान। उधर अवध भी इंडिपेंडेंट। औरंगजेब के वाले डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो औरंगजेब के सूबे थे वो अब ऑटोनोमस होने लगे हैं। अवध यूपी का सारा एरिया सादत खान के अंडर में इंडिपेंडेंट हुआ है। हैदराबाद का एरिया निज़ामुल मुल्क के उसमें इंडिपेंडेंट हुआ है। लेकिन सबसे पहले ऑटोनोमस होने वाला राज्य था बंगाल अंडर मुर्शीद कुली खान। इसके बाद 1-2 गवर्नर और आएंगे और फिर बंगाल का नवाब है अली वर्दी खान 1740 से 1756। अली वर्दी खान के समय दस्तक पासेस के मिसयूज़ की बातें शुरू हो जाती हैं। कंपनी क्या करने लगी है, वो प्राइवेट ट्रेड भी करती है। एक तो दस्तक पासेस जारी होते हैं बस कंपनी के व्यापार के लिए, मतलब कंपनी सामान लेके जाएगी, कंपनी का सामान एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जो कंपनी के फैक्टर्स हैं वो प्राइवेट व्यापार भी करने लगे हैं। इंग्लैंड की सरकार ने उन्हें प्राइवेट व्यापार करने की परमिशन दे दी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने। लेकिन प्राइवेट व्यापार पे टोल माफ नहीं है, तो वो प्राइवेट व्यापार को भी दिखाते हैं कि दस्तक के तहत जाएगा। इस तरीके से बंगाल सरकार का रेवेन्यू लॉस होने लगा है। साथ साथ कंपनी भारतीय मर्चेंट्स का सामान भी दस्तक के तहत निकाल देती है और भारतीय मर्चेंट से पैसा ले लेती है। इस तरीके से दस्तक मिसयूज होने लगा है और दस्तक के मिसयूज से रेवेन्यू लॉस किसका है, बंगाल गवर्नमेंट का है। तो अली वर्दी खान कंपनी से ये बात करेगा कि कलकत्ता काउंसिल जिसका नाम था कि आप दस्तक का मिसयूज बंद कीजिए वरना मैं आपसे ये अधिकार वापस ले लूँगा। साथ साथ फोर्टिफिकेशन, किलेदारी जो करते जा रहे हैं ये आप नहीं करेंगे। कलकत्ता का नाम इन्होंने रखा था फोर्ट विलियम। कलकत्ता को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया है, किलेदारी कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंच कंपनी भी है बंगाल में। तो ना तो आपको एक किलेदारी अलाउड है और ना ही आपको दस्तक पासेस के मिसयूज़। ये 2 इश्यूज़ पर बंगाल सरकार और कलकत्ता काउंसिल में मतलब फोर्ट विलियम में लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाएगा। अभी कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, ये समस्या है। लेकिन अली वर्दी खान की डेथ हो गई है 1756 में, 1756 में, और अली वर्दी खान को रिप्लेस करता है सिराजुद्दौला, उसका ग्रैंड सन है सिराजुद्दौला। तो बंगाल में अब शासक बना है सिराजुद्दौला 1756 में। इन सिराजुद्दौला ने फिर इस कंपनी के व्यापार को रोक दिया है। सिराजुद्दौला अली वर्दी खान का ग्रैंडसन है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कैप्चर्ड कलकत्ता। उसने पहले तो डायरेक्शंस दिए हैं, जब वो नहीं मानने को तैयार है तो उन्होंने फिर कैप्चर कर लिया है फोर्ट विलियम, दैट इज़ कलकत्ता। इस तरीके से कलकत्ता कैप्चर हुआ। कलकत्ता को छुड़वाने के लिए मद्रास से बुलाया गया है क्लाइव एंड वॉटसन को। ये यहाँ आएंगे अपनी नेवल आर्मी लेकर, नेवल डिफेंस लेकर। ग्रेजुअली बाय 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी रिकवर्ड कलकत्ता फ्रॉम सिराजुद्दौला। ये कलकत्ता रिकवर कर लेंगे, लेकिन कंपनी ने बोला है इंग्लैंड से यू शुड रिमेन इन बंगाल ओनली एंड ट्राई टू फाइंड ए सॉल्यूशन फॉर सिराजुद्दौला, क्योंकि ये बंगाल का व्यापार रोक देगा। इस तरीके से क्लाइव यही रह जाएगा और कॉन्स्पिरेसी हैच करने लगेगा अगेंस्ट सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हैच करना शुरू कर देगा अली वर्दी खान, दिस क्लाइव, नॉट अली वर्दी खान। इस तरीके से हालात बनने शुरू हो जाएंगे बैटल ऑफ प्लासी की।
1757 में हुई है बैटल ऑफ प्लासी। क्लाइव क्या करेगा, जो बंगाल की कोर्ट है उसमें बहुत सारे मुलाजिम हैं जो सिराजुद्दौला की कोर्ट में काम करते हैं। मीर जाफ़र है, मणिक चंद्र है, कलकत्ता का इंचार्ज है, ओमी चंद है, जगत सेठ हैं। ये सब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं बंगाल के, और इनकी सहायता लेकर, जिनमें बंगाल का सेनापति है मीर जाफ़र, इन सब से साठगांठ होगी, पैसे का लेन देन होगा, बैटल के बाद पदों का भी लेन देन होगा। इस तरीके से ये सारी कॉन्स्पिरेसी हैच करने के बाद प्लान्ड वे में हुगली नदी के पास होती है बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन बंगाल का नवाब सिराज एंड ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाई कर्नल क्लाइव, जो मद्रास से आया था। इस तरीके से होती है बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड एंड आफ्टर द बैटल ही वॉज किल्ड बाई सन ऑफ मीर जाफ़र। मीर जाफ़र का बेटा है मीरान, ही हैड किल्ड सिराजुद्दौला आफ्टर द बैटल एंड दिस वे दे कुड ईजिली विन बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला खुद बैटल फील्ड पे था, उसको जब बैटल फील्ड पे रहता है तो मीर जाफ़र कंपनी की मदद नहीं कर सकता है। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को कहता है कि ये 2000 लोग हैं, इनको मैं ही टैकल कर लूँगा, यू शुड लीव द बैटल फील्ड। सिराजुद्दौला हैड नो इंकलिंग ऑफ दिस type of conspiracy. He left the battlefield for Mir Jafar the Senapati, and then Mir Jafar, just fighting a symbolic battle, surrendered before Clive. This way very easily Clive, that is East India Company, could win battle of Plassey. Plassey located on the banks of river Hooghly. Plassey जीत लेते हैं, and this was the end of Sirajuddaulah and beginning of the capture of India, both politically and economically. This way पूरा भारत कैप्चर होने लगेगा। जीत गई है कंपनी बैटल ऑफ प्लासी। ये बोर्ड अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इस तरीके से वो जीत लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी एंड बंगाल वॉज कैप्चर्ड बाय देम। बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया बिकेम कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। इंडिया उपनिवेश बन गया है किसका? इंग्लैंड का। उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म, क्या मतलब होता है? एशियन अफ्रीकन देशों को यूरोपियन कंट्रीज कैप्चर कर लेते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं अपने मदर कंट्री के फायदे के लिए। कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यही कारण था। एंड इंडिया हैड बिकम द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि भारत से काफ़ी सारा रेवेन्यू, पैसा यहाँ से जाएगा जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फाइनेंस करेगा। यही समय है जब शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडिया प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दिस वे इंडिया बिकेम कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड और भारत से शुरू हो गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहाँ से शुरू हो जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत से इंग्लैंड की तरफ धन का निकास। किसने दिया कंसेप्ट? इट वॉज गिवन बाई दादा भाई नौरोजी। आगे चल के किताब लिखेंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें वो स्टैटिस्टिकल अकाउंट देंगे पूरा कि प्लासी से लेकर 1901 तक कितना कितना पैसा आपने भारत से बाहर किस किस फॉर्म में भेजा है। अगर ये पैसा भारत में इस्तेमाल हुआ होता तो भारत में ये डेवलपमेंट हो जाता। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस पैसे की। इसे दादा भाई नौरोजी ने बोला है ट्रेन ऑफ वेल्थ। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी वॉज व्हाट? भारत से शुरू हुआ है धन का निकास। अब इंडिया जो बहुत रिच कंट्री हुआ करता था, अब वो पॉवर्टी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि भारत से एक तरफा बहाव है पैसे का। अब इंग्लैंड से कुछ आता नहीं है। इससे पहले इंग्लैंड से आता था,
भारत से जाता है, इंग्लैंड से ज़्यादा मिलता था भारत को, तभी तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस था। लेकिन अब भारत से जाएगा, बदले में बुलियन सोना चांदी मिलेगा नहीं, एंड इंडिया विल बिकम पुअरर एंड poorer, and this way the people in the court of Sirajuddaula, they conspired with East India Company, and India was gifted to English company in the form of the outcome of Battle of Plassey. This way they got this thing. Battle of Plassey के बाद 1765 में होती है this सिराजुद्दौला को ये किल कर देते हैं, और 1757 से 60 तक जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, मीर जाफ़र को बना देंगे ये बंगाल का नवाब। मीर जाफ़र किसके लिए काम करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करेगा। मीर जाफ़र बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, एंड मीर जाफ़र उनकी मर्जी पे था, तो मीर जाफ़र ने दिए हैं 24 परगनास के दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार का मतलब होता है राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ एन एरिया। किसी जगह के पैसे कलेक्शन का अधिकार कहलाता था मुगलों के समय दीवानी अधिकार। तो दीवानी अधिकार कंपनी को मिले हैं, किसके? 24 परगना ज़िले के। किसने दिए हैं? मीर जाफ़र ने। मीर जाफ़र से और भी पैसा लिया गया है, और 24 परगने ज़िले की दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन किसके पास है? कंपनी के पास है। मतलब भारत अब कंपनी, भारत पैसे के सोर्सेस भारत में ही ढूंढेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी से फाइनेंस होगा, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ यहीं से शुरू हो जाएगा। दिस वे 24 परगना ज़िले का पैसा दे देता है मीर जाफ़र, आप यहीं से पैसा कलेक्ट कीजिए, पैसा आप ही का है, वरना ये बंगाल सरकार का पैसा हुआ करता था। मीर जाफ़र से पैसे लेते रहते हैं। फिर मीर जाफ़र ने कॉन्स्पिरेसी की है डच के साथ, जो डच भी है, हॉलैंड की कंपनी भी है। इस तरीके से डच और इंग्लिश के बीच में हुई है बैटल ऑफ बेदार। जब मीर जाफ़र कंपनी के चंगुल से निकलने के लिए डच के साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी करने लगता है, तो बंगाल में ही होती है बेदार की बैटल 1759-60 में, और डच हरा दिए जाते हैं। इस तरीके से दूसरा यूरोपियन राइवल खत्म हुआ। पहले तो बैटल ऑफ स्वाली के फॉर्म में पोर्चुगीज़ खत्म हुए, और अब बैटल ऑफ बेदार के तौर पर डच भी खत्म हो जाते हैं। मीर जाफ़र को भी अब दस्त कर देते हैं, मीर जाफ़र को भी ये हटा देते हैं बंगाल के सिंहासन से, और मीर जाफ़र की जगह या बिठा देते हैं मीर कासिम को। मीर कासिम हैड प्रॉमिस्ड देम मोर एंड मोर मनी। मीर कासिम ने और पैसा उनको देने की बात कही है। आई विल गिव यू मोर मनी प्रोवाइडेड यू मेक मी नवाब ऑफ बंगाल। दिस वे मीर कासिम वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल बाई ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 से 1763 तक। आई एम सॉरी, देयर इज दिस मीर कासिम, and Mir Qasim had given them दीवानी अधिकार ऑफ बर्दवान, चटगांव एंड मिदनापुर। 3 और गांव के उनको मिल गए हैं दीवानी अधिकार शहरों के। इस तरीके से और पैसे के साधन भारत में आने लगेंगे। 3 साल तक ये मीर कासिम से पैसा लेते रहेंगे। ये याद रखेंगे, बर्दवान, चटगांव एंड मिदनापुर। मीर कासिम भी इनके खिलाफ काम कर रहा है, और मीर कासिम ये सोचता है कि पहले अपने आप को मैं स्ट्रेंथन कर लूँ, फिर कंपनी को भारत बंगाल से निकाल दूंगा। मीर कासिम ने मुंगेर अपनी कैपिटल शिफ्ट की है मुर्शिदाबाद से, और मुंगेर में एक गन फैक्ट्री भी लगाई थी। आज भी हुआ करती है मुंगेर में गन फैक्ट्री। मीर कासिम ने लगाई है एक गन फैक्ट्री। दिस वे जब पता लगता है कि मीर कासिम कंपनी के खिलाफ कुछ काम कर रहा है, तो फिर कंपनी मीर कासिम के लिए वो हालात पैदा करती है कि मीर कासिम बंगाल छोड़ता है। मीर कासिम ने बंगाल छोड़ा है और वो पहुंचा है अवध, और इस तरीके से होती है शुरुआत बैटल ऑफ बक्सर की। बंगाल से तो निकल आया है मीर कासिम ऑफ बंगाल। अवध का शासक है शुजाउद्दौला, और मुग़ल एम्परर हुआ करते हैं शाह आलम II।
ये तीनों नॉर्थ इंडिया की पावर्स, मुग़ल एम्परर है शाह आलम II, बंगाल का भागा हुआ नवाब है मीर जाफ़र और अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। ये तीनों एक कंबाइंड आर्मी बनाते हैं। मीर कासिम तो बंगाल से आया था, बेसिकली अवध की आर्मी थी, और शाह आलम II मुग़ल एम्परर हैं। ये तीनों लड़के मिल के लड़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर अक्टूबर 1764 में, और बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी को लीड कर रहा है हेक्टर मुनरो, और ये तीनों के तीनों हार जाते हैं। प्लासी में तो कॉन्स्पिरेसी की वजह से कंपनी जीती थी, लेकिन यहाँ पर कंपनी के मिलिट्री मीन्स काफ़ी बेहतर थे। मिलिट्री मीन्स की वजह से कंपनी कुड विन द बैटल ऑफ बक्सर। नॉर्थ इंडिया की सारी पावर्स हरा दी जाती हैं बैटल ऑफ बक्सर में, और सिंबॉलिकली देखा जाए तो मुग़ल एम्परर ही हार गया है। और बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद फिर अब कंपनी को रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल थी, उसको देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें शाह आलम II से ले लिए हैं कंपनी ने दीवानी अधिकार ऑफ होल बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। मतलब पूरा ईस्टर्न इंडिया, बंगाल का मतलब बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, बिहार, उड़ीसा, पूरे पूर्वी भारत के रेवेन्यू किसके पास आ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। शाह आलम II हारा हुआ है, मुग़ल एम्परर है। पूरे ईस्टर्न इंडिया के बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार शाह आलम II ने दे दिए थे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। उधर अवध को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है, और बंगाल उनके पास हुआ ही करता है। बैटल ऑफ बक्सर तक ऐसा कोई नहीं है जो कंपनी को हरा सके। नॉर्थ इंडिया की सारी पावर्स हार चुकी हैं। मीर कासिम बंगाल उनके पास है, शुजाउद्दौला अवध हार चुका है। सिंबॉलिकली तो मुग़ल एम्परर ही हार गया, लेकिन फिर भी क्यों कहते हैं कि बक्सर बड़ा इंपॉर्टेंट था? इसलिए कहते हैं कि बक्सर तक आते आते ऐसा कोई भी राइवल नहीं बचा है जो कंपनी को रोक सके। नॉट अ सिंगल राइवल वॉज देयर विच कुड स्टॉप ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। कोई भी नहीं था जो बक्सर की बात रोक सके। ऐसा क्यों कह देते हैं? देखिए, 1761 में हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मुगलों के बाद सबसे बड़ी ताकत भारत में थे मराठास, लेकिन मराठास हैड बीन डिफीटेड बाई अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास हैड बीन बैडली डिफीटेड। तो इसका मतलब सबसे बड़ी इंडियन पावर हार चुकी है अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली के हाथों। किससे पहले? बक्सर से पहले, 1761। और 1760 के ही आसपास हुई है बैटल ऑफ वंडी वॉश। मद्रास के पास बैटल ऑफ वंडी वॉश, जिसमें इंग्लिश हैड डिफीटेड द मोस्ट पावरफुल यूरोपियन कंपनी कंटेंडर ऑफ इंग्लिश इन फ्रेंच। सबसे पावरफुल फ्रेंच हुआ करते थे। फ्रांसीसी आ चुके हैं 1664 में। 1673 में उन्होंने पौंडीचेरी लिया है। पौंडीचेरी उनका हेडक्वार्टर है, वो बनाया है पौंडीचेरी 1773 में। उसके बाद साउथ में फ्रेंच बड़े पावरफुल हैं। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चली थी इंडिया में कार्नेटिक वॉर्स 1740 से 1763। उसी में जो फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर में बैटल ऑफ वंडी वॉश हुई है मद्रास के पास। बैटल ऑफ वंडी वॉश में फ्रेंच बाकायदा हार गए हैं, लगभग ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद ये इंग्लैंड और फ्रेंच की राइवलरी भारत में लगभग ख़त्म
हो जाती है। इस तरीके से 64 तक आते आते ना तो कोई भारतीय ताकत है ना ही कोई यूरोपियन ताकत है जो रोक पाए ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसलिए कहते हैं बक्सर तक आते आते नोबडी वॉज देयर विच कुड स्टॉप देम फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन इंडिया। उधर स्वाली से पोर्चुगीज़ हारे, बेदार से डच हारे थे, बैटल ऑफ वंडीवाश से फ्रांसीसी हार गए हैं, सबसे बड़ी ताकत जो उनके खिलाफ थे भारत में। और भारतीय ताकतों में नॉर्थ के सारे राजा वगैरह हार चुके हैं और सबसे बड़े तो मुगलों के बाद मराठास थे, वो अहमद शाह अब्दाली से हार गए, इसलिए उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। 1765 के बाद 64 के बाद अब कंपनी को रोकने वाला कोई नहीं है। आने वाले 7 साल क्लाइव बंगाल में रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। भारत से बहुत सारा पैसा लिया जाएगा, बंगाल से बहुत सारा पैसा लिया जाएगा। 7 साल का जो शोषण भारत में हुआ है इसका नोटिस लेती है कंपनी की गवर्निंग बॉडी इंग्लैंड में कहलाती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जब वो देखती है कि बंगाल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हमारा व्यापार पैरल में आ सकता है, तो फिर वो इसको सीरियसली लेते हैं और वहाँ से भेजते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स को। इस तरीके से थोड़ा सिंसियरली काम होना शुरू होता है भारत में और आने लगते हैं गवर्नर्स जनरल। और पहला था वॉरेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वहाँ से कुछ सिस्टमेटिक तरीके से काम होना शुरू होता है तो आने लगते हैं गवर्नर जनरल। सो दिस वाज बैकग्राउंड टू दिस थिंग फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर एंड हाउ दे कुड डिफीट एवरीबडी एंड सब गॉट डिफीटेड अदरवाइज। दिस वे कंपनी के आगे अब कोई नहीं है उन्हें रोकने वाला और अब इस तरीके से कंपनी भारत पे रूल करना शुरू करेगी। तो गवर्नर जनरल आगे हम लेंगे, आज यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट।